जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भाई बहन का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में मैं आत्मा सिंह आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्त सब लोग आ जाओ एक बार फिर से जोरदार तरीके से सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो। सब लोग जो भी नए मेरे व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि उनको नया नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे कि कब क्या वीडियो आती हैं। वैसे भी वीडियो का जो समय है 7 से 8 बजे के बीच का है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन 7 से 8 बजे के बीच में आप तक वीडियो जरूर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 7 से 8 बजे के बीच, सुबह और शाम दोनों टाइम 7 से 8 बजे के बीच वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। ठीक है, और इसके बाद मैं बिना टाइम गंवाए हुए आप लोगों के लिए ये जो लेके सीरीज चला हूं लक्ष्य बैच के तहत उसको आगे लेके चलता हूं। ठीक है, जितने भी मेरे महानुभाव हैं, जितने भी मेरे अभ्यर्थी, जितने शेर शेरनियां हैं, सब लोग आ जाएं एक बार फिर जोरदार तरीके से और स्टार्ट करते हैं आपका ये सेशन। चलिए स्टार्ट नाउ, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्न में से किस राज्य में सरकार ने जनवरी 2021 में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। अब बताइए कौन सी सरकार है जो बागवानी मिशन की घोषणा की है। तो मेरे दोस्त याद रखना वो कौन सा आंसर होगा। गुजरात सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके तुरंत जवाब दीजिएगा। बताइए, कमेंट करके तुरंत जवाब दीजिएगा। तो भूपेंद्र, है ना, भूपेंद्र भाई पटेल साहब हैं। कौन? गुजरात के मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछे बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश भैया हैं। नीतीश दादा चाचा कुछ भी बोलिए, नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, हाँ ना। आगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन साहब हैं। एम.के. स्टालिन साहब हैं। कहाँ के? ये हैं आपके तमिलनाडु के। झारखंड के कौन से हैं? झारखंड के कौन से हैं बताइए। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तुरंत बताइएगा। हेमंत सोरेन साहब हैं। हेमंत सोरेन साहब हैं। याद रखना कौन है? हेमंत सोरेन साहब हैं, ये झारखंड के मुख्यमंत्री। ओके, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलता हूं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? बताओ कौन सा शहर होगा? कौन सा शहर है मेरे दोस्त? तो वो शहर कौन सा है? कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहते हैं। और इसके साथ साथ कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को। इतना ही नहीं, कन्नौज हमारे महान शासक, हिंदू शासक हर्षवर्धन की राजधानी भी रही है। ठीक है, हर्षवर्धन की क्या रही है? राजधानी रही है। आगे देखो, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक वर्षा होती है, इसको याद रखना। और गोरखपुर में गोरखधाम है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बनारस को किसकी नगरी कहा जाता है? भोलेनाथ की नगरी, क्या बोलते हैं उनको? महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, याद रखना बनारस को। ठीक है, धार्मिक नगरी है बनारस, याद रखिएगा इस बात को। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो देखिए, डाउट में नहीं रहिएगा, परेशान नहीं होइएगा, मैं पूरे समस्या का समाधान आपके साथ करने वाला हूं। देखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ना, सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा स्थापित किया गया था। आपके दिमाग में खट से तुरंत आएगा सर ये 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय है। तो अब देखिए, इलाहाबाद मुस्लिम विद्यालय तो 1887 में है सर। अब बताओ कौन सा होगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया। कब? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1920 के आसपास है। कब है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना? कब हुई थी बताइएगा? 1916 में। बहुत बढ़िया। कब हुआ था? 1916। 20 नहीं भाई, 16 है। ठीक है, 1916, सॉरी इसके लिए। आगे देखिए, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको भी देख लीजिएगा। 1997 में हुआ। कब हुआ? 1997 में हुआ। ठीक है, 1997 में। चलिए, ये डेट क्लियर हो गया।
अब आप बताओ, आपको लगता होगा सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में समझ में नहीं आ रहा। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहले एक क्या था, एक मतलब इंटर तक का स्कूल था, इंटर तक एक स्कूल था 1875 में, लेकिन ये 1920 में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो गया? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ध्यान रखिए। चलिए ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा भाई, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइएगा कहाँ हुआ था? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या वाराणसी? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ था बनारस में हुआ था और 1880 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1880 में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था, मुंशी प्रेमचंद जी का। भारतीय संविधान की खालिस्तान है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई। किस सूची में है? तो बताइएगा आधिकारिक सूची कौन सी है, किस सूची में जगह दी गई? 12 सूची है टोटल हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची के अंदर इसको रखा गया। किसको? 22 भाषाओं को। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में जब संविधान बना था मेरे बाबू, तो इसमें केवल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 थी। बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई। कितनी भाषाएं? 8 भाषाएं और जोड़ी गई। ध्यान रखिएगा, 8 भाषाएं और जोड़ी गई। 14 8 22 हो गई, ठीक है। चौथी अनुसूची में क्या है ना? 11वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में क्या है? इसको भी जानना जरूरी है। 11वीं अनुसूची में बाबू पंचायती राज है। क्या है? पंचायती राज है, आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। और इसके बाद 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जोड़ा गया। और इसमें राज्यसभा से संबंधित सीटों का आवंटन है, राज्यसभा से संबंधित, ठीक है। ये वाला हो गया, ओके। चौथी अनुसूची। तो ये टोटल हो गई अनुसूची चारों। आगे देखो, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताओ, तुरंत बताओ इसको। तो ये कौन सा हो जाएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन की खोज किया। आर्किमिडीज साहब ने क्या दिया? E = mc² दिया था इन्होंने, ठीक है। याद रखा, ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा क्या बताया गया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा क्या बताया गया? इनके द्वारा बताया गया फोन के विषय में, टेलीफोन बताया इन्होंने, टेलीफोन का आविष्कार किया था, ठीक है। लुई पास्चर साहब ने क्या बताया था? रेबीज का टीका बताया था, ठीक है। रेबीज के टीके के विषय में इन्होंने बताया था। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, रेबीज लुई पास्चर साहब ने बताया था, ओके। आगे बढ़ेंगे। खालिस्तान एक रंग बिरंगा और मग्न मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। अब बताओ, होली के कुछ दिन के बाद मनाया जाता है, एक रंग बिरंगा मेला है। कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है। बताइएगा वो कौन सा मेला हो सकता है? तो याद रखना मेरे दोस्त, मेरठ में नौचंदी मेला लगता है ना। मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। और कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है? प्रयागराज में कुंभ मेला होता है। गंगा मेला कानपुर में होता है। कहाँ पर होता है? कानपुर में गंगा मेला होता है। और सिकरी मेला आपके गाजियाबाद में होता है। कहाँ होता है? गाजियाबाद में सिकरी मेला होता है। नोट कर लीजिएगा, इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में ये सब आए हुए क्वेश्चन है मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर में सभी आए हुए क्वेश्चन है, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, ओके। आगे देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दी? तो बताइए कौन सा है? उज्बेकिस्तान, ईरान, जापान, चीन, कौन सा है? बताइएगा दोस्तों, तुरंत इसका जवाब आना चाहिए, क्विक।
आप लोग कमेंट नहीं करते, बड़ी कंजूसी करते। कमेंट करिए, कमेंट करिए, पूरा वीडियो जरूर देखा करिए, क्योंकि पता है आधा अधूरा आप देख लिए, आपको लगता है बस हो गया। अरे नहीं बाबू, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक चीजें कहां समझ में आएंगी। सीरियस रहिए, एकदम सीरियस लेके चीजों को करिए। ओके, चलिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान आप जानते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब यहाँ पर उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। कहाँ पर है? ताशकंद है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। कहाँ है? तेहरान है। इराक की कहाँ है? बगदाद है। जापान की कहाँ है? टोक्यो है राजधानी। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। चीन की तो आप सभी लोग जानते हैं, शंघाई है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, याद रहेगा, बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है, जिसको आप निफ्टी कहते हैं? ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। सिलिकन सिटी कहा जाता है इसको, सिलिकन वैली कहा जाता है भारत का, सिलिकन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलोर को। ठीक है, दिल्ली दिल वालों की है। ठीक है, चेन्नई आपका बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, बंदरगाह है चेन्नई, और महत्वपूर्ण आपके महानगरों में से एक है। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? मानवाधिकार जो है उसके अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 6 में दिया गया है बाबू, क्या? कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्य का अधिकार। बिल्कुल यही आंसर होगा। सक्षम न्यायाधिकारी द्वारा प्रतिकार का अधिकार, जिन्हें मनमानी, गिरफ्तारी और निर्वासन ये हो ही नहीं सकता। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्य का अधिकार ये दिया गया है। और आप लोगों को मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात जरूर बताना चाहूँगा, इसके जो 5 आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पांचों आर्टिकल्स को आप समझिएगा। ये छठा अनुच्छेद है दिया गया है मानवाधिकार का। पहला क्या है? पहला अधिकार जो दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। क्या? समानता का अधिकार पहला है, समानता का अधिकार पहले आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, पहला समानता का अधिकार। और दूसरा मेरे दोस्त क्या है? भेदभाव से मुक्ति। क्या है? भेदभाव से मुक्ति, भेदभाव से मुक्ति, ये दूसरा अधिकार। मानवाधिकार के 6 जो अधिकार है उसमें छठा ये है, पहला, और दूसरा ये है। तीसरा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान देना। तीसरा क्या होता है? जीवन स्वतंत्रता, जीवन स्वतंत्रता, जीवन स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मानवाधिकार की इच्छा, ये राइट आपको बहुत जरूरी है पता होना। और 3 हो गए, 3 के बाद चौथा कौन सा होगा? तो चौथा देखिएगा, दास्ता से मुक्ति। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा दास्ता से मुक्ति। क्या हो जाएगा? दास्ता से मुक्ति, ये चौथा हो जाएगा। ओके, ये चौथा हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा? अत्याचार एवं अपमानजनक उपचार से मुक्ति। अत्याचार एवं अपमानजनक एक मिनट, थोड़ा सा, उपचार से मुक्ति। ठीक है, उपचार से मुक्ति, उपचार से मुक्ति। अब देखिएगा, ये पांचों हो गए। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 भेदभाव से मुक्ति, नंबर 3 जीवन स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार, नंबर 4 दास्ता से मुक्ति, नंबर 5 हो गया अत्याचार एवं अपमानजनक उपचार से मुक्ति, और नंबर 6 मैंने यहाँ पर आपको बताया, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मानने का अधिकार। ये 6 को नोट कर लेना, नोट कर लेना बाबू, बहुत जरूरी है। पुलिस और एसआई के एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, और प्रशासनिक सेवा में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है।
ध्यान रखिएगा इस बात को। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है बताइएगा? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है इस दिन, ठीक है। और विश्व रक्तदान दिवस इस दिन मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस, रक्तदान दिवस मनाया जाता है, याद रखना। रक्तदान महाकल्याण, रक्तदान करना चाहिए आदमी को, कोई भी व्यक्ति हो उसको रक्तदान जरूर करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, खाली स्थान का प्रयोग हवा का बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। अब बताइए हवा का बल और उसका वेग मापने के लिए क्या किया जाता है? तो एनीमोमीटर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एनीमोमीटर, वायु को मापा जाता है। स्पीडोमीटर किसी भी बाइक या कार की स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। थर्मामीटर तापमान नापने के लिए होता है। क्या होता है? तापमान मापने के लिए होता है, ठीक है। लैक्टोमीटर दूध में फैट मापने के लिए होता है, दूध का फैट मापने के लिए होता है, फैट लैक्टोमीटर होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को जिस अन्य नाम से जाना जाता है बाबू वो है अरहर। कौन सी है? अरहर को तूर भी कहा जाता है, ज्वार है, मसूर की भी दाल होती है, रागी होता है। तो ये सब क्या होते हैं? सब ये रबी की फसलें ज़्यादा होते हैं। रागी जो होता है ये सब ये क्या होती है? खरीफ की फसलें होती हैं और रागी जो है वो रबी की फसल होती है। मसूर और रागी दोनों रबी की फसल है, ये दोनों खरीफ की फसल होते हैं, ठीक है। चलिएगा, निम्न में कौन सी बागान फसल नहीं है? अब आपको बताना है कौन सी बागान फसल नहीं है। कॉफ़ी बागान फसल है जी, चाय बागान फसल है बिल्कुल, काजू बागान फसल है बिल्कुल सही बात है। खेत में लगा दें सब काजू तोड़ लाए आदमी, है कि नहीं? सब आदमी तोड़ लाए, तुरंत जाए काजू तोड़ के ले आए, खूब काजू खाए आराम से। खेत में चोरी कर लाए ना खेती से, इसलिए बागों में। मोटे अनाज ऐसे होते हैं जो कि बागानी फसल नहीं होती है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? वैसे तो आप जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये सेल्सियस में होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में इसी को कन्वर्ट किया गया तो कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो जल का क्वथनांक होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे चलेंगे। ए वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ए वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइएगा मेरे दोस्त, सभी लोग इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी मेरे भाई इसका जवाब देंगे, सब लोग दीजिएगा। NR नारायण मूर्ति के द्वारा ए वेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक को लिखा गया। किरण बेदी के द्वारा क्या लिखा गया? फेयरलेस गवर्नेंस इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, ठीक है। सुधा मूर्ति के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? सुधा मूर्ति के द्वारा मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। क्या? मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, ठीक है, ये उनके द्वारा लिखी गई। शशि थरूर के द्वारा वीइंग हिंदू, क्या? वीइंग हिंदू शशि थरूर के द्वारा लिखी गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये पुस्तकें हैं, ओके। चलिए, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना किया? बताइए। CV रमन प्रभाव दिया था, ठीक है, रमन प्रभाव बताया था इन्होंने। JB बोस जी, जगदीश चंद्र बसु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही ऐसे व्यक्ति थे जो एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक उद्योगपति थे। होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने भाप इंजन बनाया था, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा इस बात को, विक्रम साराभाई है ये। अंतरिक्ष केंद्र है ना विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। निम्न में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन इंडिया, पेटीएम, कौन सी है इसमें? तो याद रखिएगा, ई-कॉमर्स कंपनी जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है, अमेजन इंडिया है। कौन सा है? अमेजन इंडिया है। वैसे तो ई-कॉमर्स कंपनियां सभी हैं, लेकिन अमेजन
अमेजन इंडिया का उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुआ कि खादी जो उत्पाद है उनकी बिक्री के लिए अमेजन में की साइट का उपयोग किया जाएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, जाकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? भारत का अगला राजदूत सचिवालय में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, वो कौन सा है? जयंत खोबरागड़े हैं। जयंत खोबरागड़े को नियुक्त किया गया। अब आसियान में कौन कौन से देश हैं ये आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। म्यांमार है इसमें, लाओस है इसमें, है ना, ब्रुनेई है इसमें, ब्रुनेई है इसमें, फिलीपींस है इसमें, है ना, वियतनाम है इसमें, है ना, मलेशिया है इसमें, मलेशिया है, कंबोडिया है इसमें, कंबोडिया भी आ गया, है ना, इंडोनेशिया भी है इसमें, इंडोनेशिया भी आ गया, है ना, थाईलैंड भी है इसमें, थाईलैंड भी आ गया। भाई कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने देश इसमें शामिल हैं, है ना, इतने देश इसमें शामिल हैं जो आसियान है। कितने देश? जितने साउथ इंडिया के देश है, साउथ ईस्ट के ज़्यादातर, वो सभी आसियान में शामिल है। लिख लीजिएगा इसको। तो उसके अभी जो इंडोनेशिया में सचिवालय कहाँ है? जाकार्ता में आसियान सचिवालय है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया जाकार्ता में सचिवालय है। वहाँ पर भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? जयंत खोबरागड़े होंगे। कौन होगा? जयंत खोबरागड़े साहब। ठीक है। 1869 में एक नहर खोदी गई। नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। आप मुझे बताओगे वो नहर कौन सा है? तो मेरे दोस्त याद रखना, वो नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। कौन नहर है? स्वेज नहर है। और स्वेज नहर को आप जानते हैं, स्वेज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। इसके एक साइड पर पोर्ट सईद और एक पर पोर्ट स्वेज है ना। यहाँ पर पोर्ट क्या है? पोर्ट स्वेज है। और यहाँ पर क्या है? पोर्ट सईद है। ध्यान देना, ये सबसे बड़ी जहाजी नहर है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ दिया इसने। किसको? ये भूमध्य सागर है, इधर लाल सागर है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ दिया। भूमध्य सागर, ये क्या होगा? भूमध्य सागर होगा। भूमध्य सागर है ये। और ये क्या है? ये लाल सागर है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। आगे कील नहर, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। किसको? उत्तरी सागर को किससे जोड़ती है? बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ध्यान रखिएगा इसको। पनामा नहर है। पनामा नहर विश्व की एकमात्र ऐसी नहर है जो लॉक सिस्टम नहर है। कैसी है? लॉक सिस्टम नहर है पनामा नहर, विश्व की एकमात्र ऐसी ये नहर है। याद रखेंगे इस बात को। और ये क्या करती है? ये जो है कैरेबियन सागर को और प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बुल्गा डान नहर, ये भी यूरोप की एक महत्वपूर्ण नहर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस देश को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था? पुराना नाम सिलोन किसका है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। और वर्तमान में इसकी राजधानी कौन सी है? मैले जयवर्धनेपुरा है। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले है। मॉरिशस की क्या है? सूरीनाम की क्या है? कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसमें दोनों भारतीय और पाश्चात्य अध्ययन, सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो अब बताइएगा 1825 के टाइम किसका बोलबाला ज़्यादा था? तो वह समय था हमारे राजा राम मोहन राय जी के। ठीक है, जिसको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। राजा राम मोहन राय को ही श्रेय जाता है भारत से सती प्रथा उन्मूलन का।
ठीक है, इनको ही ये श्रेय जाता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे ये लड़कियों के शिक्षा से, उनके मतलब पढ़ाई लिखाई से। स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता, शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने अपनी स्पीच को दिया था। और अरविंदो घोष जो औरविले आश्रम की स्थापना किया, पहले ये एक गर्मपंथी क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी थे, बाद में इन्होंने औरविले आश्रम की स्थापना कर करके और वहीं पर रहने लगे थे। ठीक है, चलिए, जनवरी 2021 में निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? तो बाबू याद रखना, हावड़ा कालका मेल है। कौन सी है? हावड़ा कालका मेल है। इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? नेताजी एक्सप्रेस। क्या रख दिया गया? नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों, ध्यान देना, मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया? बताइए कौन सी सरकार है जिसने 100 दिनों से काम को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया? वह सरकार कौन सी है? तो याद रखना मेरे दोस्त, वो उत्तराखंड की सरकार है। कौन सी सरकार है? उत्तराखंड की सरकार है। इसके द्वारा 100 दिनों से काम को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया। मनरेगा हो गया, पहले नरेगा होता था, फिर इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीला केक किसे कहा जाता है? निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहा जाता है? बताइएगा। तो कौन सा होगा पीला केक? यूरेनियम ऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा, यूरेनियम ऑक्साइड को पीला केक कहा जाता है। यूरेनियम की खान कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ पर? झारखंड में है। नाम क्या है उसका सर? जादूगोड़ा है। क्या नाम है? जादूगोड़ा। ठीक है, याद रखना, जादूगोड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा, जादूगोड़ा उसका नाम है। थोरियम का भंडार सबसे ज़्यादा केरला में मिलेगा आपको। केरला में एल्युमिनियम के लिए तो आपको जानते हैं कि बॉक्साइट का कहाँ पर मिलेगा? बॉक्साइट आपको उड़ीसा छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक है, प्लूटोनियम भी एक महत्वपूर्ण धातु होती है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है? तो ये तो सीधा सीधा आंसर है, ये शारदा नहर है। कहा जाता है गंगा नदी की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा पानी लाने वाली नदी है। सबसे ज़्यादा पानी ला करके गंगा नदी में मिलती है, यही नदी है आपकी कौन सी? घाघरा नदी। ठीक है, जो शारदा के साथ मिल जाती है, या ऐसा मान लीजिए करनाली पर। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम आप जानते हैं महादेव पहाड़ी से होता है। महादेव पहाड़ी एमपी से होता है और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नर्मदा है और दूसरी सबसे बड़ी नदी ये है। ये डेल्टा ना बना के एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, गंडक नदी जो है ये उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। किसके? यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। ठीक है, कौन? गंडक नदी। गंडक परियोजना एक स्थापित हुई है जो नेपाल और भारत, नेपाल और उत्तर प्रदेश और कह सकते हैं बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो वो होता है आल्हा। क्या होता है बाबू? वो होता है आल्हा। बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बुंदेलखंडी सर से, आत्मा सर इज बुंदेलखंडी सर। ठीक है, उपनाम बुंदेलखंडी है ना। आल्हा, आल्हा याद रखिएगा, आल्हा जो है लोकप्रिय वहाँ का गीत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। खालिस्तान फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। अब बताइए फैजाबाद में कौन है? बताइएगा। मुस्तरी बाई, खुशी महाराज या मेहंदी खान, मियाँ गुलाम नबी सूरी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू मियाँ गुलाम नबी सूरी जो है वो फैजाबाद में टप्पा शैली का विकास करने वाले महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय संगीतकार थे, मियाँ गुलाम नबी सूरी। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार के जो मुख्य चित्रकार थे मेरे दोस्त
उसको बताइएगा। तो अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे दसवंत जी। कौन थे? दसवंत जी अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। मीर मुसव्विर कौन थे? ये पेंटर थे, ध्यान रखिएगा। मीर मुसव्विर कौन थे? ये पेंटर थे मेरे बाबू, याद रखना। मीर मुसव्विर क्या थे? ये एक पेंटर थे, यही बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये एक पार्सियन पेंटर थे, पार्सियन एक पेंटर थे, ये पेंटर थे, ओके। लेकिन याद रखना दसवंत को भी, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया? अब बताइए, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष से सभी सरकारी कामों के लिए हिंदी का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया? अब आप लोग इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1947, 1951, 1968, 1977। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो 1951 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1951 होगा, ओके। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और देखेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर 30-31 क्वेश्चन थे, ये आपको मैंने करवा दिया। आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर इसका जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। जहां पर आपको संशोधन की जरूरत लगती हो आप लोग कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों का सुझाव के मैं बड़ा आकांक्षी रहता हूं, आप लोगों का सुझाव का इंतजार करता रहता हूं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो जरूर कमेंट किया करिए, कुछ समस्या लगती है तो भी कमेंट किया करिए, लेकिन मेरे दोस्त हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी लोगों से है, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, ओके। और वीडियो पूरा देखा करिए मेरे दोस्तों, वीडियो पूरा देखा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करिए, शेयर बहुत करिए अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए सेशन को, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, प्रेस कर लेंगे, क्योंकि बेल आइकन आप दबाते नहीं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता नहीं है, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आराम से आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, ओके। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।